चलिए, हमने ये पढ़ लिए थे सारे साइंटिस्ट की बेसिस के ऊपर, जो हमने सेल थ्योरी एक बनाई थी वो भी हमने पढ़ ली थी। अब ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस हमने पढ़ने हैं। ठीक हो गया। उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। ये मैंने आपको बताया था। ये जितनी भी ये चारों चीज़ें जो है वो ऑर्गेनेलिज को हम कंसीडर नहीं कर सकते इनको। ये ऑर्गेनेलिज नहीं है, ये सिर्फ सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक हो गया। और इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे और सेल स्ट्रक्चर्स इनके क्या क्या होंगे वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल। ठीक हो गया। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक हो गया। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग कह लें, आउटर मोस्ट लेयर कह लें। प्लांट सेल की जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग कह लें इसको, कि वो जो प्लांट सेल की है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्रेजेंट एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। ठीक हो गया। ये नॉन लिविंग है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है सारी इसकी। ठीक हो गया। एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा नॉन लिविंग है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है ये प्लांट सेल के अंदर। इसके अंदर जो इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है ये इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर है। कि इसके ऊपर जो है कि डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हो सकते हैं सेल वॉल के अंदर। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल एंड cellulose is the most common chemical in it. Some plant, for example, xylem cells also have secondary wall on the inner side of the primary wall. It is much thicker and contains lignin and some other chemicals. ठीक होगा। जो प्राइमरी वाल है उसका मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सेलुलोज है। जबकि जो सेकेंडरी वाल है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होती है प्राइमरी वाल के, और इसका जो है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिग्निन है। जो प्राइमरी थी उसका सेलुलोज था, सेकेंडरी वॉल थी, सेकेंडरी वॉल जो है उसका लिग्निन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बाकी केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन मेजर कंपोनेंट है वो ये हमारे पास है, प्राइमरी का सेलुलोज, सेकेंडरी का लिग्निन। ठीक होगा। और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होती है वेस्क्यूलर टिश्यूज के अंदर। ठीक होगा। सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, जिसकी बेस जिन पोर्स से जो है वो मटेरियल जो है दूसरे सेल के साथ एक्सचेंज होता है। ठीक हो गया। इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये डेफिनेशन प्लाज्मोडेस्माटा की भी आपको समझ आ गई है कि क्या होता है। द पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। ठीक हो गया। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। उनकी साइटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्ट होती है, तो वो मतलब चीज़ों की एक्सचेंज हो रही होती है इन पोर्स के थ्रू, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। Fungi and many protists have cell wall, although they do not contain cellulose. अब फंजाई हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या प्रोटिस्ट कह लें, उनके अंदर जो है वो सेल वॉल तो होती है, लेकिन उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज नहीं होता है। सेलुलोज नहीं होता। तो जो फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, काइटन से। ठीक हो गया। और प्रोकैरियोट्स की जो सब का जो सेल वॉल है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक हो गया। अब जो अमाइनो एसिड और शुगर के मिलने से बनता है। सेल वॉल क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जी को सर, समझ आ गया। सेल मेम्ब्रेन को ये कहते हैं द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। ठीक हो गया। और द सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, उसे हम जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये बैरियर के तौर पर काम करती है चीज़ों की। कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर से पास करने देती है और कुछ चीज़ों को पास करने नहीं देती। तो इस वजह से इसकी जो मेजर कंपोनेंट है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, और ट्रेस अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म है, कोलेस्ट्रॉल है, सॉरी साइटोप्लाज्म कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है। इसकी जो केमिकल एनालिसिस थे, ये देखें ना, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर इसकी देखी जाए, स्मॉल क्वांटिटीज है कार्बोहाइड्रेट्स की,
अब इसका जो मॉडल पेश किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक हो गया। According to this model, there is a lipid bilayer in which protein molecules are embedded. And lipid bilayer gives fluidity and elasticity to the membrane. Small amounts of carbohydrates are also found in the membrane. These are joined with proteins or lipids of the membrane. अब ये वाला जो दिया गया था हमारे पास, ये देखिए, ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड की बाइलेयर है जिसके अंदर एम्बेडेड है प्रोटीन्स, ये जो है ये प्रोटीन्स हैं, ठीक हो गया। अब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं लिपिड्स के साथ, ये देखें ये लिपिड के साथ अटैच हैं, और यहाँ पे ये प्रोटीन के साथ, ये अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, अगर ये लिपिड के साथ अटैच है तो इनको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। कोलेक्टिवली इन दोनों को अगर हम बात करें तो इनको हम जो है वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ कुछ जगह पे ये देखें, ये एरिया जो है यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसकी फ्लूइडिटी के अंदर रोल प्ले करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर रोल प्ले करता है। ये देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर इन यूकैरियोट्स। मैनी सेल many organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, are also bounded by cell membranes. When we talk about all the membranes of the cell, we say them as cell membranes, ठीक हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन जब हम जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके इर्द गिर्द की जो मेम्ब्रेन है और सेल की इवन जो सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, उनको हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक हो गया। जब हम सिर्फ और सिर्फ सेल की आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये सेल की बाउंड्री की बात करते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। ये डिफरेंस आपको पता लग गया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस क्या है। देन हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की वॉल से सेल मेम्ब्रेन तक जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसलर सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। कि न्यूक्लियस की वॉल से सेल मेम्ब्रेन के तक जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, ये विस्कस या सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कह लें, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इट कंटेन्स वाटर in which many organic molecules, proteins, carbohydrates, lipids, and inorganic salts are completely or partially dissolved, ठीक हो गया। इसके अंदर पानी होता है, ज़्यादातर इसका पोर्शन जो है वो लिक्विड है, लिक्विड जो है ना ज़्यादातर 70% वाटर होता है। तो सेल में साइटोप्लाज्म का जो है ना मेजर पोर्शन जो है वो वाटर है। उसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब डिजॉल्व हुए हुए होते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं जो कंप्लीटली और पार्शली वहाँ पे डिजॉल्व हुए हुए होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या क्या हैं। प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, सेलुलर रिस्पायरेशन वगैरह होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये तो है, एक तो ये क्या स्पेस प्रोवाइड करता है उनकी फंक्शनिंग के लिए, और दूसरा ये है कि बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ना, जैसे आपको समझ आ गई होगी स्केलेटन क्या मतलब है, कि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये है क्या असल में? इट इज एन, इसकी डेफिनेशन क्या है? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किन से मिलकर बनी होती है? ट्यूब्यूलिन से। मैंने आपको ये बताया था कि ट्यूब्यूल से आप याद रखें ट्यूब्यूलिन, ठीक हो गया। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और इनका फंक्शन क्या है? इट्स यूज्ड बाय द सेल्स टू होल्ड देयर शेप। अब सेल को प्रॉपर शेप के अंदर रखने के लिए जो है साइटोस्केलेटन जो है ना ये जरूरी होता है। दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला मैंने आपको पहले भी एक दफा जब पढ़ा रहा था तो आपको रिवाइज भी करवाया था। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक हो गया, मूवमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी सिलिया प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला मोस्टली होता है बैक्टीरिया के साथ।
बैक्टीरिया को मूव करने में ये हेल्प करता है। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। अब सेल ने अगर अपनी कोई शेप चेंज करनी है तो उसके लिए क्या होता है, इनके पास क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स है। ठीक होगा। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर देख लें, जो हड्डियां हैं हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करती हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो प्रॉपर एक शेप के अंदर रखती हैं। ठीक हो गया। अब ये कि हमने अगर मूव करना है तो हमारे पास क्या है, मसल्स है। ठीक होगा। मसल्स उसकी मूवमेंट जो हड्डियों को मूव करवाती है। इसी तरह से सेल को शेप को एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स क्या काम करते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो है अगर सेल ने अपनी शेप को चेंज करना है या कहीं पर मूव करना है तो उसके लिए क्या होगा, हल्का सा अपने शेप को जो है ना उसका अल्ट्रेशन लेके आनी है अपनी शेप में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स है। ठीक हो गया। सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट करें आज या फिर वो कल से स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो है, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम जो सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। अब न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जो मेजर डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, वो न्यूक्लियस की बेस के ऊपर ही आता है। ठीक हो गया। इसमें है कि in animal cells it is present in the center, while in mature plant cell, due to the formation of large central vacuole, it is pushed to side. Nucleus is bounded by double membrane known as nuclear envelope। ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अब ये है कि प्लांट सेल के अंदर जो है, ये थोड़ा सा जो मेच्योर प्लांट होता है ना उसके अंदर साइड पे होता है, क्योंकि जब प्लांट मेच्योर होता है तो एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। यहाँ पे इसकी शेप बनी हुई है प्लांट और एनिमल सेल की। अब ये देखें, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में देखें आपके सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर देखें लार्ज वैक्यूल दरमियान में बन गया है ये। तो इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे हो गया है, सेंटर में नहीं है, एक साइड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। ये है। और दूसरा जो न्यूक्लियस है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बता दूं। अब न्यूक्लियस जो है, अब इसके अंदर देखिए आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी, एक डार्कर पिंक है और एक लाइटर पिंक है। जो आउटर कवरिंग है वो लाइटर पिंक है और इनर सरफेस जो है वो डार्कर पिंक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि कहीं किसी जगह पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखें आपको ये पोर्स भी नजर आ रहे होंगे। ये चीज़ों की एंट्री और एग्जिट के लिए है यहाँ से। ठीक हो गया। कि जो प्रोटीन्स वगैरह है, ये जीन्स वगैरह है, वो यहाँ पे एंटर हो सकें, इसकी फूड मटेरियल जो है वो अंदर एंटर हो सके जो रिक्वायर्ड होती है, और वहाँ से क्या होगा कि प्रोटीन्स और राइबोसोम्स वगैरह यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सके या निकल सके। उनकी एंट्री और एग्जिट के लिए यहाँ पे ये है। अब ये जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है, हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड प्रेजेंट था उसे हम क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए ये जो लिक्विड मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक डेंस डार्क स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो है ना ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। ठीक हो गया, न्यूक्लियोलस। Nucleolus is dark spot and it is the site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosome। ठीक हो गया। प्रोटीन जो है यहाँ पे राइबोसोमल, ये आपको क्वेश्चन भी आया था कि राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बनते हैं और राइबोसोम्स की फॉर्म में यहाँ पे असेंबल होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो फॉर्म के अंदर रहता है। ठीक हो गया। क्रोमोसोम जो है ना वो विजिबल है, ये वाला जो ये वाली फॉर्म है ये विजिबल फॉर्म है। ठीक हो गया। आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं और कुछ आपको बिल्कुल क्रोमैटिन मटेरियल है इसके अंदर, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ये डिस्पर्स फॉर्म के अंदर होता है। ठीक हो गया। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होगा ना,
मतलब माइटोसिस या मियोसिस की फॉर्म होगी, तो उसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक होगा, एक प्रॉपर शेप में। अदरवाइज ऐसे थ्रेड से स्ट्रक्चर नजर आएंगे आपको, उसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। ये नॉन विजिबल होता है क्रोमैटिन मटेरियल जो है ना, क्रोमैटिन नॉन विजिबल है, जबकि क्रोमोसोम जो है ये विजिबल है। ये आता है इसके अंदर कि जब सेल डिवाइडिंग स्टेज के अंदर है तो हमारे पास क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर आ जाता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर है, बच्चे क्वेश्चन बाद में लूंगा, तो उसमें फिर ये होगा कि ये जो है वो इस शेप में होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे ये, और ये जो है ना नॉन विजिबल होते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है कि ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक हो गए। और इसके अंदर ही सारी हमारे पास जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये देखें लिखा हुआ है द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसका एक और डिफरेंस देख लें, जो इनका क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो है वो सॉरी क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस की ऑर्गेनेली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स। अब राइबोसोम जो है वो टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये या तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन की अगर बात करें तो, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच हुए हुए होते हैं। आपको जब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको डिटेल के साथ बताया था ये कैसे वहां पे अटैच होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक हो गया। ये आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस, ठीक हो गया। इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, जिस तरह न्यूक्लियस के गिर्द डबल मेम्ब्रेन थी, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या ग्रेन्स कहने या ग्रेन्स की फॉर्म में होते हैं। तो इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर इनका साइज थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक वंस। इसके बाद इसकी फंक्शनिंग की बात करें, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली important to cells, and so large number of ribosomes are found throughout the cell. When a ribosome is not working, it disassembles into two smaller units, ठीक हो गया। अब इसके दो, जब इसने वर्क फंक्शन परफॉर्म करनी होती है, इसका मतलब है कि जब इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो ये दो सब यूनिट्स जो है ना इकट्ठे मर्ज हो जाते हैं। अब अगर जब ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, ये प्रोटीन सेल ने प्रोटीन नहीं बनाने होते, तो क्या होगा कि लार्जर सब यूनिट अलहदा होगा, स्मॉलर सब यूनिट अलहदा होगा, ये इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होते। ये एक्टिव फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ये इकट्ठे नहीं होते। तो ये आपका राइबोसोम भी कंप्लीट हो गया है। जी बच्चे।